दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले 2-3 दिनों से जो मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था उसके जो क्वेश्चंस हैं उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना सो दैट हम सारे क्वेश्चंस को बिना एक क्वेश्चन को मिस किए इस वीडियो को फिनिश करेंगे। जैसे कि हमारा आज का पहला प्रश्न बना है कि हाल ही में जारी किए गए ब्लूमबर्ग ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किए गए इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। अब आपको भी पता है, बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है बच्चा बच्चा जान रहा है कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ब्लूमबर्ग इंडेक्स है इसमें इंडिया की रैंक आई है 50 अच्छे से लिख रहा हूँ 50। आप देख लीजिएगा, इतना बड़ा बड़ा मैंने लिखा है 50 सो दैट आपकी आंखों में इमेज छप जाए। किस चीज़ में इंडिया की रैंक है 50? इंडिया की रैंक इनोवेशन इंडेक्स में 50 है। इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो आई है 50। ठीक है, तो इस इंडेक्स को, ये जो इनोवेशन इंडेक्स होता है इसको जारी कौन करता है? इसको जारी किया है ब्लूमबर्ग के द्वारा। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस रैंकिंग को तैयार किया है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछी जाती है कि इंडिया की चलो इसमें 50वीं रैंक है, लेकिन पहले स्थान पर इसमें कौन सा देश आया है? तो यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हैं जिसमें कि दुनिया के 60 सबसे ज़्यादा मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमीज जो हैं उनको दर्शाया गया है। इसमें आप साफ साफ देख सकते हो कि ये लिखा है नंबर 1 साउथ कोरिया को इसमें नंबर 1 पर रखा गया है। साउथ कोरिया इसमें फर्स्ट स्थान पर आता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो मैंने इस चीज़ को लिखकर भी दिखाया है कि इसमें पहले स्थान पर आता है साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया ने जर्मनी को पीछे छोड़कर पहले पायदान तक पहुंच बनाई है। पिछले साल जर्मनी इसमें पहले स्थान पर था और इस बार साउथ कोरिया पहले स्थान पर पहुंच गया है जर्मनी को पीछे छोड़कर। अब दोस्तों जिन लोगों को थोड़ा सा और सीखना है वो लोग ये समझ सकते हैं कि टॉप के 3 देश कौन कौन से हैं। पहला है साउथ कोरिया, दूसरा है सिंगापुर और तीसरे स्थान पर आता है स्विट्जरलैंड। तो ये 3 देश हैं जो कि आपको पता होना चाहिए, 1 2 3 की पोजीशन पर आते हैं। दोस्तों दूसरा बेहतरीन क्वेश्चन बना है कि हाल ही में 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक बचत खाता योजना जिसका नाम है फेड फर्स्ट की शुरू करने वाली बैंक कौन सा है? तो किस बैंक ने इस योजना को शुरू किया है जिसमें कि 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनका बैंक अकाउंट खोला जा सकता है? तो ये जो योजना है इसको फेड फेड फर्स्ट FIRST फेड फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इसको नाम से ही पता चला, फेड का मतलब हुआ फेडरल बैंक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि फेडरल बैंक ने छोटे बच्चों के लिए जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं उनके लिए एक योजना की शुरुआत करी है जिसका नाम है फेड फर्स्ट बचत बैंक खाता योजना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो कि ये देखो छोटे बच्चे का ये बैनर यहाँ पर फेड फर्स्ट के द्वारा जारी किया गया है और ये देखो लिखा भी है फेड फर्स्ट। फेडरल बैंक ने इस योजना को शुरू किया है जिसमें कि छोटे बच्चों का बचत खाता जो है वो स्टार्ट किया जा सकता है। तो मुस्कुराते हुए छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं। इस बैंक अकाउंट को खोलने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो सब यहाँ पर लिखा है और सब कुछ जारी किया है फेडरल बैंक ने। अच्छा, अगर आपको फेडरल बैंक के MD और CEO का नाम पूछा जाए तो श्याम श्रीनिवासन इसके MD और CEO हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है ये है अलुवा केरला में, ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अगला प्रश्न बनेगा कि फरवरी 2021 में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों के को बढ़ावा देने के लिए किस अभियान की शुरुआत करी है? तो आंसर हो जाएगा इसने यहाँ पर स्विच। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली नाम से एक योजना को शुरू किया है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका एक फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्विच दिल्ली नाम से इस कार्यक्रम को, अभियान को शुरू किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि लोगों को अवेयर किया जाएगा कि वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रिक वाहनों के फ़ायदों को समझें और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए कोशिश करें, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही साथ में हमारा जो पेट्रोल और डीजल पर डिपेंडेंसी थी वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसको कम करने के लिए, पर्यावरण को साफ रखने के लिए स्विच दिल्ली नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को फायदे गिनाए जाएंगे। आगे चलते हैं। साथ ही साथ में आपसे ये भी बोलना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा जनवरी 2021 का जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको दे दिया गया है। फिर उसके बाद में हमारा प्रश्न बना है कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइलैंड बनाएगा? तो एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डेनमार्क क्या करेगा, दुनिया का पहला एक एनर्जी आइलैंड बनाएगा। इसमें ये जो आइलैंड होगा ये पूरे तरीके से हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर विंड एनर्जी होगी, यहाँ पर सोलर एनर्जी होगी। जितने भी हरित एनर्जी के सोर्स होते हैं, पॉसिबल सोर्सेस है, उसको यहाँ पर बनाया जाएगा। ये पूरा का पूरा आइलैंड जो होगा ये सिर्फ ऊर्जा उत्पादन का काम करेगा और जितने भी यूरोपीय देशों के आसपास के लोग हैं उनकी ऊर्जा की डिमांड को ये कंप्लीट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से आइलैंड डेनमार्क देश बना रहा है। और अगर हम डेनमार्क देश की राजधानी की बात करें तो कोपेनहेगन ये वहाँ की कैपिटल हो जाएगी। और करेंसी की बात करी जाए तो डेनिश क्रोन वहाँ की करेंसी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि हम लोग इतनी सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग आगे समझते हैं। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में भारत का पहला, तो आप समझ लो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि ये भारत की पहली बात हो रही है, तो भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत का पहला जो आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र है उसको भारत के राज्य ओडिशा में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चूंकि इसको पहली बार भारत में स्थापित किया जा रहा है तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उड़ीसा में इसको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है? तो उड़ीसा के बालासोर, उड़ीसा में एक जगह है बालासोर, वहाँ पर पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है। अच्छा, इसको इस्टेब्लिश क्यों किया जा रहा है? इस्टेब्लिश इस वजह से किया जा रहा है सो दैट आंधी तूफान आने का कारण सही समय पर पता चल सके, सो दैट जो लोगों की जान चली जाती है, जो भारी नुकसान होता है, उसको कम किया जा सके। तो इस अनुसंधान केंद्र में बस इसी चीज़ का रिसर्च होगा। इसको इस्टेब्लिश कौन कर रहा है? इसको 3 लोग मिलकर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और इसरो, और साथ ही साथ में डीआरडीओ भी। तो कुल मिलाकर 4 हो गए। ये चारों मिलकर इस अनुसंधान केंद्र को इस्टेब्लिश करेंगे, जो कि आगे समय पर होने वाले आंधी तूफान आने से पहले ही उसका प्रोडिक्शन करेंगे, सो दैट भारी नुकसान होने से बचाया जा सके। क्वेश्चन बनेगा कि उस भुगतान मंच का नाम बताइए जिसने अप्रैल 2021 से भारत में अपने घरेलू भुगतान सेवाओं को बंद करने की घोषणा कर दी है। तो आंसर हो जाएगा एक पेमेंट गेटवे है जिसका नाम है पेपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेपाल का नाम आपने सुना होगा। मेनली ये जो पेपाल है ये इंटरनेशनल पेमेंट करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है और लोग इंटरनेशनल पेमेंट इसी के माध्यम से करते हैं, पेपल के माध्यम से। अभी क्या हुआ है, पेपल ने इंटरनेशनल पेमेंट में तो अपनी जगह बनाई थी, साथ ही साथ में इंडियन मार्केट में इसने जो नॉर्मल डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं उसके लिए भी अपनी सेवाओं को शुरू किया था। लेकिन उसमें वो पेटीएम और भारत के जो पेमेंट गेटवे हैं, पेटीएम हो गया,
गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, इन सबको कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से ये जो पेपाल है ये घरेलू जो सेवाएं हैं उसको बंद करेगा और अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस जो है, जो इनका क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है, यानी कि दूसरे देशों में होने वाले जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उस पर फोकस करने की घोषणा इसने करी है। तो ये अप्रैल 2021 से पूरी तरीके से ये बिजनेस इंडिया में बंद करेगा। क्वेश्चन बनेगा कि महिला जननांग विकृति के लिए जीरो जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंग्लिश में समझो, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटेशन प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 6 फरवरी। एवरी ईयर, हर साल 6 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटेशन। तो इसको हर साल 6 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, याद करते हुए चलेंगे, अदरवाइज आपको चीज़ें बार बार रिमेमोराइज करनी पड़ेंगी। अब इसमें एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इस दिवस का जो थीम है 2021 के लिए वो क्या है? वो है नो टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन यूनाइट फंड एंड एक्ट टू इंड FGM, यानी कि फीमेल म्यूटेशन जेनिटल म्यूटेशन, FGM का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो 2021 के लिए ये इसका थीम है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन है कि हाल ही में रिलीज किए गए नए संस्मरण जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? तो हाल ही में रिलीज किए गए ये जो पुस्तक है, एक संस्मरण है ब्यूटीफुल थिंग्स, इसके लेखक का नाम है हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन इसके लेखक हैं। हंटर बाइडेन है कौन? ये जो बाइडेन, अमेरिका के हाल ही में जो प्रेसिडेंट बने हैं जो बाइडेन, उनके बेटे हैं हंटर बाइडेन। तो देख सकते हैं आप, ब्यूटीफुल थिंग्स नाम से ये मेमोयर है जिसको आप देख सकते हैं हंटर बाइडेन, जो कि जो बाइडेन के बेटे हैं, उन्होंने इसको लिखा है। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में चर्चा में चल रही SKAO यानी कि द स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका जो मुख्यालय है ये ब्रिटेन देश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस समय चर्चा में क्यों चल रहा है? एक्चुअल में ये जो SKAO ये जो काउंसिल है, इसने क्या किया है, इसने एक कमेटी का फॉर्मेशन किया है, काउंसिल बनाई है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाने जा रही है, जिस वजह से ये इस समय चर्चा में चल रही है। तो आप देख सकते हो कि रेडियो दूरबीन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन होगी, उसको इस्टेब्लिश करेगा स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO। दोस्तों नासा कंपनी, जो अमेरिका की नासा कंपनी है, वो एक मिशन कर रही है जिसका नाम है स्पीयर एक्स। ठीक है, तो पहला तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्पीयर एक्स नाम से एक मिशन दुनिया की कौन सी कंपनी कर रही है। तो नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पीयर एक्स नाम से एक मिशन को करने वाली है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि नासा के द्वारा अपने स्पीयर एक्स मिशन को लॉन्च करने के लिए किस स्पेस फ्लाइट कंपनी का चयन किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कि इसने हाल ही में स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्पेस एक्स, एलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन किया है नासा का ये जो मिशन है स्पीयर एक्स, इसको लॉन्च करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये इसका फोटो है स्पीयर एक्स। ये जो टर्म है स्पीयर एक्स, इसका फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, अप्रोच ऑफ रीआयनाइजेशन एंड आइसेस एक्सप्लोरर। ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसमें आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ये जो मिशन है ये बेसिकली क्या करेगा, हमारी जो आकाश गंगा के अंदर में जितने भी स्टार्स हैं उसका सर्वेक्षण करने का काम करेगा, उसको मापने का काम करेगा, उसको काउंट करने का काम करेगा। तो ये इस मिशन का उद्देश्य है जो कि हाल ही में नासा स्पेस एक्स के साथ में मिलकर करेगी। दोस्तों हाल ही में अनाउंस कौन सा देश 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फॉर्म, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ऑफ शोर विंड फार्म स्थापित करेगा। तो यहाँ पर 2000 देखो, इंग्लिश और हिंदी इसी वजह से आपको दे देता हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें आप देखोगे तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। तो इसका देखो ये जो देश हो जाएगा साउथ कोरिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्ष 2030 तक, कब तक, वर्ष 2030 तक विश्व का सबसे बड़ा ऑफ शोर विंड फार्म स्थापित करेगा साउथ कोरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। और 2030 तक वो इसको इस्टेब्लिश करने की घोषणा भी कर चुका है। क्वेश्चन बनेगा किस देश की ओकोंजो इविला। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में किस देश की ओकोंजो इविला को WTO की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। यहाँ पर पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO है, इसमें किसी महिला को इसका प्रमुख बनाया गया है। तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इस क्वेश्चन को मैं आपको लिखूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WTO ने पहली बार किसी महिला को अपने इसका प्रमुख बनाया है, और वो भी पहली अफ्रीकन महिला, जिनका नाम है ओकोंजो इविला। वो नाइजीरिया देश से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ओकोंजो इविला का फोटो आप देख सकते हैं, ये रहा इनका फोटो, जिनको ही हाल ही में WTO का प्रमुख बनाया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये WTO की पहली महिला प्रमुख भी हैं और पहली अफ्रीकी भी हैं, ठीक है। WTO जिसको विश्व व्यापार संगठन हिंदी में बोला जाता है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को करी गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में हमारा प्रश्न बनेगा कि हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत के लिए किसे नया प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर घोषित किया है। तो गूगल क्लाउड को आप सभी लोग जानते होंगे, इसका जो नया मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया के लिए बनेगा वो बनेगा विक्रम सिंह बेदी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विक्रम सिंह बेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका की फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि गूगल क्लाउड के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए जाएंगे इंडिया बिजनेस के लिए। तो विक्रम सिंह बेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल के CEO का नाम पता है, सुंदर पिचाई। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है, ये भी आपको पता होगा। क्वेश्चन बनेगा कि अपने करियर के 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी जो रूट किस देश के खिलाड़ी हैं। तो जो रूट जो हैं, जो कि इंग्लैंड देश के खिलाड़ी हैं। हाल ही में इंडिया और इंग्लैंड देश की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसके दौरान ही उनके करियर का 100वां मैच भी था। तो उनके करियर का जो 100वां मैच था उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी खिलाड़ी ने 200 रन बना लिए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने 100वें मैच में 200 रन बना दिए हैं इंग्लैंड के कैप्टन जो रूट ने, जो कि दुनिया का पहला ऐसा बल्लेबाज है जिसने अपने 100वें मैच में 200 रन बना दिए हैं। तो ये इंग्लैंड देश से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने असम के सोनितपुर जिले में असोम माला कार्यक्रम जो है इसका शुरुआत किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने असम के सोनितपुर जिले में, याद रखिएगा सोनितपुर जिले में असोम माला नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं असम में ये इसका जो उद्घाटन है, पहला फोटो आप ये देखें। दूसरा आप देख सकते हैं इसमें देखो लिखा भी है, पीछे आपको दिख रहा होगा असोम माला प्रोग्राम।
और बाई नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है इसको शुरू करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तो ये जो असोम माला नाम से प्रोग्राम है, इसका मेन उद्देश्य होता है कि अपना जो रोड नेटवर्क है उसको बढ़ाना और सड़कों को और चौड़ा करना और उसका नेटवर्क बनाना। ये इसका मेन उद्देश्य है जिससे इसको शुरू किया गया है। असम के सीएम का नाम सर्बानंद सोनोवाल है। राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी, आपको पता होगा। क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला आयोजन किया है? तो आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत के राज्य असम में चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला आयोजन का शुरुआत किया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है। 6 तारीख को इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था और जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं कि इसको निर्मला सीतारमन जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अब इसमें देखो, चाय के बागान होते हैं असम में, उसमें काम करने वाले जो लोग होते हैं उसका फोटो भी आप देख रहे होंगे, उनके लिए इस योजना को शुरू किया गया है। आपको पता होगा असम में चाय बहुत उगाई जाती है और असम की चाय फेमस भी है, तो उनमें काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। निर्मला सीतारमन जी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो इस प्रोग्राम का जो नाम है उससे भी आपको लग रहा होगा, चाह बगीचा, यानी कि चाय का बगीचा जो है धन पुरस्कार में काम करने लोगों को धन का पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस मेले का आयोजन असम में किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 7,50,000 लोगों को 3,000 रुपये की सहायता प्रदान करी जाएगी, जो कि चाय के बागान में काम करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया है। क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा करी है? तो आंसर हो जाएगा, हाल ही में अनाउंस किया है पीयूष गोयल ने कि 2030 तक विश्व में पहली रेलवे बनेगी जो कि प्रदूषण रहित होगी। इसका मतलब है कि प्रदूषण जो फैलाने का काम है, ऐसे सभी चीज़ों को हरित ऊर्जा से चेंज किया जाएगा और प्रदूषण रहित जो है पहली रेलवे बनेगी 2030 तक इंडिया की। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि जनवरी 2021 में नासा की एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें।